पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको समझाया था कि सॉफ्टवेयर मल्टीपल सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और कुछ प्रोसेसेस फॉलो करती हैं। ना इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज के बीच में होते हैं ये किस तरीके से होती है। पिछली वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, हमारे पास सर्वर होता है, हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं और हमारे पास एक्सटर्नल सर्विसेज भी होती है। हमारा क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्ट करता है, सर्वर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट करता है, सर्वर अदर सर्विसेज से इंटरेक्ट करता है, अदर सर्विसेज सर्वर से भी रिएक्ट करती हैं। देन सर्वर वापस क्लाइंट को जो है रेस्पॉन्स भेज देता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स भेजता है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो किस तरीके से हो रहा होता है, क्या प्रोटोकॉल्स इसमें फॉलो होते हैं, इस वीडियो में इस चीज़ की बात करेंगे। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल की। यार कंसीडर करते हैं हमारे पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही होती है वो हम जानेंगे। सो ये क्लाइंट है लेट्स से और ये सर्वर है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल ये कहता है कि क्लाइंट जो है हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और हमारा सर्वर जो है क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेजेगा। कोई भी सर्विस एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये चाहे कि इसको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट भेज दें और ये चाहे इसको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट भेज दें, इस तरीके से नहीं हो सकता। पहले रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के बाद ही दूसरी सर्विस जो है पहली सर्विस को एक रिस्पॉन्स भेज सकती है। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है, देन सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है क्लाइंट की तरफ। तो इस कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं यार जो कि हमको एक्सप्लेनेशन से नजर आई होंगी। ये कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। अब इन दोनों चीज़ों से मेरा क्या मतलब है? यार वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा तभी जो है सर्वर वापस क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेज सकता है। अपने आप खुद से सर्वर क्लाइंट से बात नहीं कर सकता। स्टेटलेस का क्या मतलब है? यार स्टेटलेस का मतलब ये है कि आपका क्लाइंट या आपका सर्वर कोई भी ये रिक्वेस्ट को रिमेंबर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक बार रिक्वेस्ट गई, एक बार रिस्पॉन्स आया, देन ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ना क्लाइंट स्टोर करता है ना सर्वर स्टोर करता है। इसीलिए ये एक स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा यार यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर सिर्फ एक रोल्स हैं। जैसे कि क्लाइंट और सर्वर क्या क्या हो सकता है। कोई भी दो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनको क्लाइंट और सर्वर बोल सकते हैं हम इस मॉडल के अनुसार। बेसिकली आपका ऐप और आपका बैकएंड और आपका डेटाबेस, ऐसे करके दो सर्विसेज अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो इन सर्विसेज को हम एक को क्लाइंट कह सकते हैं और एक को सर्वर कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पहले रिक्वेस्ट आएगी देन रिस्पॉन्स जाएगा। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ हमें समझ आ गई यार, क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब इन दोनों की जो बीच की चीज़ होती है इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के जरिए ही ये रिक्वेस्ट आती है और रेस्पॉन्स हम वापस भेज सकते हैं। अब हमारी वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है नेटवर्किंग। यार जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट इसमें जो हमारे पास क्लाइंट होता है एक सिंगल क्लाइंट होता है और वो सिंगल क्लाइंट आप खुद होते हो जो कि डेवलपर है। अब डेवलपमेंट के दौरान ना जो आपका ब्राउजर है जो कि क्लाइंट है प्लस आपका जो सर्वर है, ये दोनों चीज़ें आपकी ही मशीन पे लोकली चल रही होती हैं, लोकल होस्ट पे। बट अगर इसी स्टेज पे हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं यार। तो भाई सिंपल सी बात है यार, मल्टीपल यूजर्स मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स और हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता है जो कि इन क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं। जैसे मानो कोई ऐप है या कोई ब्राउजर है, ऐसे मल्टीपल यूजर्स अपने अपने एप्लीकेशंस और ब्राउजर में क्लाइंट होते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर हमारे पास होता है जो इन सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो यार, मल्टीपल क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं जिनको एक सर्वर सर्व कर रहा होता है। बट ये क्लाइंट इस सर्वर को फाइंड करने की कोशिश करता है। यार ये सर्वर जो है किसी भी क्लाउड मशीन पर चल रहा होगा। लाइक ये सर्वर यूएसए में भी हो सकता है, ये सर्वर इंडिया में भी हो सकता है, सिंगापुर में भी हो सकता है और AWS की कोई सी भी मशीन पे हो सकता है, गूगल की कोई सी मशीन पे हो सकता है। ये सर्वर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है ओवर द इंटरनेट। इसी चीज से हम अगले टॉपिक पे आते हैं, फाइंडिंग द सर्वर। तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ यार, जैसे कि इस समय वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस प्रेजेंट हैं जिनमें नेटवर्क अनेबल्ड है, हर एक डिवाइसेस के एक अपना आईपी एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस ना बिल्कुल तुम्हारे घर की एड्रेस की तरह होता है। ये हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर डिवाइसेस के पास एग्जिस्ट करता है। इस डिवाइस की अपनी एक आईपी होगी, इस डिवाइस की अपनी एक आईपी होगी,
इस डिवाइस की अपनी एक आईपी होगी। और इंटरनेट पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे को आईपी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। डिवाइस 1 डिवाइस 3 को फाइंड कर सकता है उसकी आईपी की वजह से, डिवाइस 2 डिवाइस 3 को फाइंड कर सकता है उसकी आईपी की मदद से, और इसी तरीके से इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस हैं अपनी आईपीज की हेल्प से एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर तुम सोचोगे हमारा जो सर्वर है उसका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जो कि हम मान लेते हैं 123 है। अब तुम एक चीज समझो, हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज चल रही होंगी, लेट्स से सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज हमारे सर्वर के अंदर चल रही होंगी। अब हमारी ये जो मशीन है सर्वर वाली, ये हमको पोर्ट्स अवेलेबल करवाती है और हर एक पोर्ट पे एक सर्विस रन कर सकती है। लेट्स से सर्विस 1 3000 पोर्ट पे रन कर रही है, सर्विस 2 3001 पोर्ट पे रन कर रही है, सर्विस 3 5000 पोर्ट पे रन कर रही है। ऐसे सारी सर्विसेज एक मशीन के अंदर किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रही होती हैं। और इनसाइड द मशीन हम बात करें, एक सर्विस दूसरी सर्विस से पोर्ट के थ्रू इंटरेक्ट करती है। तो ये 3000 पोर्ट पे चलती हुई सर्विस 1 3001 पे चल रही सर्विस 2 को कॉल कर सकती है, रिक्वेस्ट भेज सकती है, एंड सर्विस 2 3000 पे चल रही सर्विस 1 पे रेस्पॉन्स कर सकती है। अब तुम्हें एक चीज समझ आ गई होगी यार, आईपी एड्रेस से हम सर्वर फाइंड कर सकते हैं, पोर्ट से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सर्वर के अंदर सर्विस जो है कहाँ पे चल रही है। तो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट की मदद से हम नेटवर्क पर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब भाई आईपी एड्रेस के साथ ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है ना यार, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको रिमेम्बर करना हार्ड होता है काफी ज्यादा। तो इस चीज को कम अप करने के लिए हम ना डोमेन नेम्स का यूज लेते हैं। तो डोमेन नेम्स में यार यूनिक नेम्स होते हैं जो कि एक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि google.com जो होगा एक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड होगा जो कि google.com का आईपी एड्रेस होगा। ऐसे ही instagram.com जो है एक instagram.com के आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड होगा। तो हमने एक इजी टू रिमेम्बर नाम दे दिया हमारे आईपी एड्रेसेस को। अब प्रॉब्लम ये आती है यार, जो हमारा ब्राउजर है ना इन डोमेन नेम्स को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आईपी एड्रेसेस को समझ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है डीएनएस। यार डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर। यार डीएनएस का ना सिंपल काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। यार जैसे ही तुम अपना ब्राउजर खोलते हो और google.com पे जाते हो तो एक रिक्वेस्ट ना आपके डीएनएस सर्वर पे जाती है, और आपका डीएनएस सर्वर इंटरनली google.com को देखता है और उसका आईपी एड्रेस फाइंड करता है, और इस आईपी एड्रेस को वो वापस ब्राउजर पे भेज देता है एज अ रेस्पॉन्स। तो नाउ क्योंकि आपके ब्राउजर को आईपी एड्रेस पता है वो उस मशीन पे रिक्वेस्ट कर सकता है। यार अब हमको ये पता चल गया है कि सर्विसेज एक दूसरे को ओवर द इंटरनेट किस तरीके से फाइंड करती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होती है ओवर दीज सर्विसेज, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। यार इसमें बात करते हैं हम टीसीपी की। टीसीपी होता है यार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यार एक फाउंडेशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को पैकेट्स में ब्रेक करके एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे भेजता है। लेट्स से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका साइज 20 MB है, और हम इस डॉक्यूमेंट को सर्विस 1 से सर्विस 2 में भेजना चाहते हैं। हमारा जो टीसीपी है इस डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक डाउन करता है और सर्विस 1 से सर्विस 2 में ट्रांसफर करता है। यार टीसीपी का यही काम है, ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि आपकी सर्विसेज के बीच में जो डॉक्यूमेंट या डेटा ट्रांसफर हो रही है उनका ऑर्डर हमेशा प्रिजर्व रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा उसका पेज नंबर 2 पहले चला गया, पेज नंबर 1 बाद में चला गया। हमेशा करेक्ट ऑर्डर टीसीपी गारंटी करता है, एंड टीसीपी ऑल्सो चेक फॉर एरर्स एंड गारंटीज एरर फ्री मैसेज डिलीवरी। अब बात करते हैं टीसीपी काम किस तरीके से करता है, हाउ टीसीपी वर्क्स। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ यार, टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है टीसीपी पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है उसके बाद ही डेटा सेंड करता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए टीसीपी एक टेक्निक यूज लेता है जिसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेकिंग। 3-वे हैंडशेकिंग में क्या होता है, कंसिडर करो हमारे पास एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है। अब मशीन 1 और मशीन 2 के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है वाया टीसीपी। तो सबसे पहले मशीन 1 मशीन 2 को एक पहला सिग्नल भेजती है, सिंक सिग्नल। जब सिंक सिग्नल मशीन 1 से मशीन 2 पे पहुंच जाता है, मशीन 2 मशीन 1 को सेकंड सिग्नल भेजती है, सिंक एक्नॉलेज्ड। जब सिंक एक्नॉलेज्ड हो जाता है, जब मशीन 1 एक फाइनल सिग्नल मशीन 2 को भेजती है जिससे कनेक्शन सेटअप हो जाता है। थर्ड सिग्नल होता है
एक्नॉलेजमेंट का, कि अब ये चीज़ एक्नॉलेज हो चुकी है कि कनेक्शन जो है मशीन 1 और मशीन 2 के बीच में एस्टेब्लिश हो गया है और अब डेटा इन दोनों के बीच में ट्रांसमिट की जा सकती है। ये टीसीपी हमेशा ना गारंटी करता है डेटा डिलीवरी की। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पैकेट्स सर्विस 1 से सर्विस 2 में जा रहे हैं और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रांसमिट नहीं हो पाते, हमारे जो पैकेट हैं वो लॉस हो जाते हैं, तब टीसीपी उन पैकेट्स को रीट्रांसमिट करता है और गारंटी करता है कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो सारे डिलीवर हों और हमारे डेटा की इंटीग्रिटी हमेशा बनी रहे। तो टीसीपी एक्चुअली में कहाँ यूज़ होता है? टीसीपी भाई बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, ये एचटीटीपी में यूज़ होता है, एसएमटीपी में भी यूज़ होता है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी यूज़ होता है, वेब सॉकेट्स में भी ये यूज़ होता है, इवन सिक्योर शेल में भी टीसीपी यूज़ होता है। तो इस वीडियो की अगर हम एक फाइनल पिक्चर देखें यार, तो अब हम एक रिक्वेस्ट को एंड टू एंड ट्रैक कर सकते हैं क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक क्लाइंट है, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट करता है जो कि डोमेन नेम से आईपी एड्रेस क्लाइंट को देता है। क्लाइंट फिर इस आईपी एड्रेस पे एक रिक्वेस्ट मारती है जो कि सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को भेजता है। इस बीच में सर्वर अलग अलग सर्विस से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में यार इतना ही था। अगली वीडियो में हम HTTP देखेंगे और HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर तुमको ये वीडियोस पसंद आ रही है इस प्लेलिस्ट की, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट शो करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है।